संधि। परिभाषा देखते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे छात्रे धन आवास और हो जाएगा छात्रावास। विदा जोड़ आलय और हो जाएगा विद्यालय। ऐसे ही जगत धन ईश और हो जाएगा जगदीश। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखो छात्र शब्द है, उससे आगे आवास एक शब्द है, छात्र और आवास मिलने से छात्रावास। विद्या एक शब्द है और आलय एक शब्द है, विद्या और आलय मिलने से विद्यालय। जगत एक शब्द है, ईश एक शब्द है, दोनों को मिलाने से जगदीश। इसके बाद में यदि वर्णों के आपस में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे मात्र संयोग मान लिया जाता है। तो उसे संधि नहीं मानकर क्या मानते हैं? संयोग। यानी इसके विपरीत जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से शब्द के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मान करके एक संयोग मान लेते हैं। जैसे युगे धन बोध, युग धन बोध और हो जाएगा युगे बोध। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, केवल जो धन का चिन्ह है वह हट गया है, समाप्त हो गया है और कोई अंतर नहीं आया है। इसके बाद में संधि आती है और संधियों के जो भेद है, संधि के भेद तीन होते हैं। संधि के भेद और संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का योग होता है, स्वर के बाद में स्वर आता है, मेल या मिलन होता है। दूसरी है व्यंजन संधि और व्यंजन में व्यंजन धन स्वर और व्यंजन और स्वर, स्वर धन व्यंजन, स्वर के बाद में व्यंजन। और तीसरा व्यंजन एवं व्यंजन, व्यंजन के बाद में व्यंजन, वहां होती है व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि जिसमें स्वर के बाद में व्यंजन या स्वर या व्यंजन कोई सा भी वर्ण आ जाता है। अब तक हमने देखी परिभाषा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से शब्द के उच्चारण लेखन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं, और जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मानकर मात्र संयोग मान लेते हैं। वो इस तरह के उदाहरण होते हैं। उसके बाद में आए संधि के भेद तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जब स्वर के बाद में स्वर आता है, यानी जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर्ण वर्ण का मेल होता है, जब किसी स्वर वर्ण के साथ में स्वर वर्ण का मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के जो भेद हैं वे होते हैं 5।
स्वर संधि के कितने भेद है? 5। पहला है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है दीर्घ संधि और पांचवा है वृद्धि संधि। अब सबसे पहले आती है स्वर संधि के भेदों में और वो आती है यण संधि। यण संधि में संस्कृत में एक सूत्र है इक्को यणचि। संस्कृत भाषा में सूत्र है इक्को यणचि, यानी ई उ र ऋषि और ल। ई उ र ऋषि और ल। इस सूत्र में 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। ये जो पद है यानी ये नहीं माना जाता है ई उ और र ऋषि हिंदी में माना जाता है। लृ संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण माना जाता है। ये जो लृ है ये संस्कृत में स्वर वर्ण माना जाता है। तो ई उ र ऋषि और लृ यानी 3 पद है और इको यणचि से इसके बाद में अर्थात यदि ई उ और र ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई उ और र ऋषि के स्थान पर ये वे और रे, ये वे और रे और ये ले, यानी ये वे रे हो जाता है। जब कोई असमान स्वर ई उ और र ऋषि के बाद में ई उ और र ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई का ये, उ का वे और र ऋषि का रे, यानी ये वे रे आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे सुधन आगत है। कैसे बनता है शब्द? तो सुधन आगत, तो सबसे पहले सु है तो से में उ मिला है इसलिए हो गया सु। क्या हो गया? सु। उसके बाद में धन और ये जो शब्द है यह है आगत, से उ आगत, और इसे हो जाएगा से। ये तो से है, उ का इसमें उ का क्या हो जाएगा? वे। उ में क्या हो जाएगा? वे, और ये वे और ये आगत और ये शब्द बन जाएगा से। ये आधा है, आधा वर्ण है, से वा वे त। इस तरह से संधि का निर्माण हो जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं, प्रति धन एक और इसका शब्द बनता है प्रत्येक। तो देखो प्र है, त है, ई है, इसमें ती में ई है और एक शब्द है। तो प्र त ई एक। अब इसका हम आगे और विस्तार करेंगे तो प्र है और त है, ई के बाद में ये जो ई है, ई का आदेश होता है ये, और यहाँ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्रत्येक। इस तरह से संधि का निर्माण हो जाता है। अब यण संधि के में उदाहरण आते हैं, वो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ई के स्थान पर ये अभी धन अर्थी और हो जाएगा अभ्यर्थी है, भयर्थी। अभी धन आस और हो जाएगा अभ्यास। इति धन आदि और हो जाएगा इत्यादि। परि धन आप और शब्द हो जाएगा पर्याप्त। नि धन आय और शब्द होगा न्याय। वी धन आस और हो जाएगा व्यास। वी धन अस्त और हो जाएगा वेस्त। वी धन आकरण और शब्द होगा व्याकरण। अधि धन अक्ष
और हो जाएगा अध्यक्ष, प्रति धन अक्षी और हो जाएगा प्रत्यक्ष, परि धन आय और हो जाएगा पर्याय, वि धन आप और हो जाएगा व्याप्त। अब ये जो आधा अक्षर आता है इसकी संधि कैसे बनती है? तो सर्वप्रथम जिस आधे अक्षर के बाद में सबसे पहले, जैसे ये भय है, ये आधा अक्षर है, आधे अक्षर के बाद में ये व रे लिखा हुआ हो, पहली संधि में हम देखते हैं अभी धन आस यानी अभ्यास, ये जो अक्षर है भय, आधे अक्षर के बाद में ये व रे लिखा हो, इसके बाद में क्या लिखा है ये, तो उस आधे अक्षर को पूरा कर देंगे, तो जो आधा अक्षर है वह पूरा हो जाएगा, यानी भय हो जाएगा पूरा। फिर ये वर्ण की उपस्थिति के अनुसार ई या ई, उ या उ, रे ऋषि की मात्रा लगा देंगे, उसके मात्रा लग जाएगी। फिर 3 नंबर पे ये व रे को छोड़कर शेष शब्दांश को धन चिन्ह लगा करके आगे लिख देंगे, यानी जो शब्द बचेगा उसके धन चिन्ह लगाया और आगे लिख देंगे। जैसे देखो ये व्यायाम शब्द है, क्या शब्द है? व्यायाम। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे होता है? ये जो आधा अक्षर है सबसे पहले वह को पूरा लिख दो, यानी वह को हम पूरा लिख देंगे ऐसे। फिर है वह के आगे ये लिखा हुआ है, वह के आगे क्या लिखा हुआ है? ये होने के कारण इस वह के ई की मात्रा लगा देते हैं, वह के ई की मात्रा लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी बन जाता है। फिर ये को छोड़कर शेष शब्दांश है, ये को छोड़कर शेष शब्दांश बचा हुआ है आयाम, ये वी और ये तो हट गया और ये बचा हुआ है आयाम। क्या बचा हुआ है? आयाम। और धन यानी के आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे तो व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाएगा, फिर वी धन आयाम और हो जाएगा व्यायाम। इस तरह से संधि का निर्माण हो जाता है।